अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, भली करे आया जी आया नु बखैर रागले वशा तके नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सबा शेख। एक खुशगवार दिन का आज़म लिए आज भी हम आपके लिए लाए हैं कई मौज़ूआत जिन पर होगी बात, वो भी तफसील के साथ। शो में आज मिलवाएंगे ऐसी नौजवान बॉक्सर्स है जिसके पास वसाइल नहीं तो क्या हुआ, टैलेंट तो है और वो भी ऐसा कि अब दियारे गैर में देने जा रही है वो इंटरनेशनल बॉक्सर्स को टक्कर। खूबसूरत लम्हात कैमरे की मदद से यादगार बन जाते हैं। आज शो में प्रोफेशनल फोटोग्राफर से भी आपको मिलवाने जा रहे हैं हम। इनका शौक सिर्फ फोटोग्राफी ही नहीं है, अब वो शौक कमाई का जरिया भी बन चुका है। इसके अलावा एक ऐसे बच्चे का भी आपको आज शो में बताएंगे जिसके बाजुओं को बिजली के हाई वोल्टेज तारों ने खत्म कर दिया, जला के रख दिया। अब वो किसका मुंतज़िर है, किस हाल में है, उससे क्या वादे हुए, कितने पूरे हुए, इस पे तफसील से बात होगी। और सियासत का बाजार वो भी काफ़ी गर्म है। कोई बीमारी की हालत में घूम फिर रहा है तो कोई चैलेंज दे रहा है तो कोई नाअहल हो गया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते हैं। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी आ जाएं। जरदारी चेक बुक लेकर कभी किसी सियासतदान को खरीदते हैं तो कभी किसी और को खरीदते हैं। वजीर आज़म इमरान खान के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी बाउंसर्स। फैसलाबाद में सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो को भी निशाने पर ले लिया। बोले सिंध में एक पार्टी के लीडर को 13 बरस हो गए हैं, उन्हें उर्दू भी सही से बोलनी नहीं आई। जिन लोगों ने पेट फाड़कर पैसे निकालने थे आज वो पेट मिलाकर मिल रहे हैं। ये जो चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। जनाब आसिफ जरदारी साहब पेट से एक एक पाई निकलवा कर इस कौम के किस्मत में शामिल करेंगे। 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहाँ, और उसको यहाँ सोचे यहाँ के हमारे कोई वकील कह रहे हैं कि जनाब इसको फिर से मौका दो मुल्क लूटने का, लाइफ टाइम बैन इसका खत्म करो। हैरत होती है मुझे। और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए, कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है और जब भी सुनेगा तो उन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। जब तक ये दो खानदान इस मुल्क को लूटते रहेंगे ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दें, मुल्क तबाह हो जाता है। सारों को कहता कि ये है असल में पाकिस्तान की जंग, रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती। और अब कुछ बात कर लेते हैं लंदन गए मरीज के हवाले से जिनके सीढ़ियां चढ़ने की वीडियो खूब वायरल हो गई है। समझ तो आप गए होंगे, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बिल्डिंग का जीना चढ़ते देखा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी तकरीर में लीगी क़यादत को खूब ही लताड़ा है। इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाए। जहाज की सीढ़ियों से फ्लैट की सीढ़ियों तक नवाज शरीफ की इलाज कहानी में नया मोड़। साबिक वजीर आजम की एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो किसी बिल्डिंग का जीना चढ़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि दिल का मरीज इतनी मुशक्कत कैसे उठा सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ की लंदन से 425 किलोमीटर दूर मैनचेस्टर के करीब फैक्ट्री के दौरे की वीडियो भी सामने आई थी। वजीर आजम इमरान खान ने भी वीडियो पर तनकीद की। वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके वहाँ। नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे तो इतनी बीमारियां बताई गई थीं कि इमरान खान को हैरत हुई थी। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, कुछ प्लेटलेट्स
ये भी हमने नई चीज सीखी थी, प्लेटलेट्स। नवाज शरीफ की हालत पर काबीना में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। मगर इमरान खान को हैरत का एक और झटका तब लगा जब नवाज शरीफ जहाज की सीढ़ियां बाआसानी चढ़ के बरतानिया पहुंच गए। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, उस डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। लंदन में नवाज शरीफ के इलाज की तफसीलात तो ना आई, कभी रेस्टोरेंट में खाने, कहीं कॉफी पीने, पोलो मैच देखने की तस्वीर और वीडियो जरूर सामने आती रहती हैं। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। तो आपने देखी कि जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, इसमें खासी उनकी जानिब से जो है वो तनकीद की गई। तो इमरान खान को छोड़ने वाले सिफर हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन के दावों को मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज बाहर जाने के लिए अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। लूटा हुआ पैसा वापस लिए बगैर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी हमने देखा कि काफ़ी तनकीद की। उसके अलावा फवाद चौधरी की भी तनकीद सामने आई और उनका यही कहना है कि भाई जब तक ये पैसे वापस नहीं करते तो फिर इनको जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सारे जो चूहे ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाजत दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। तो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों को वापस करें। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। आज इमरान खान जो हैं वो तमाम इदारों को हर जगह साथ लेके चलते हैं। कभी हमने कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स नहीं की। आज तमाम इदारे इमरान खान के जो विजन है उसको समझते हैं। तमाम इदारे हुकूमत के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। अब देखते हैं कि PMLN में जो शरीफ फैमिली है उसका इक़्तिदार अब खत्म हो रहा है, तो उसके बाद कौन PMLN में सामने आता है? पीपल्स पार्टी है, उसमें बिलावल भुट्टो जो हैं वो अगर लीड नहीं कर पा रहे तो कौन अगला उनका जो है वो लीडर होगा? उसके मुताबिक पाकिस्तान आगे चलेगा। हम कोई ये तो नहीं कि एक दो इंडिविजुअल जो है वो चले जाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कोई रुक जाना है। पाकिस्तान जो है इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। सियासत की तो आगे भी चल के बात करेंगे। आपको बताएं कि कसूर की पेपर मिल में लगी आग 14 घंटे बाद भी बुझाई नहीं जा सकी है। 13 से ज़ायद गाड़ियां हैं, 60 रेस्क्यू एहलकार हैं और स्नॉकल ये आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। बिल्कुल, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये जानते हैं समा के नुमाइंदे उसामा दुरानी से। जी उसामा, अभी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, 10 घंटों से जायद का वक्त गुजर चुका है और अभी तक पेपर फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त 13 से जायद गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जिनमें फायर टेंडर और स्नार्कल भी जो है वो आग बुझाने में मसरूफ़ है। रेस्क्यू के मुताबिक 60 से जायद रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और आग की शिद्दत में इजाफा ही होता जा रहा है। DG रेस्क्यू ने रात के वक्त फैक्ट्री का विजिट किया था, जिसके बाद उनका ये कहना था कि अभी कबल वक्त है कि आग का बताया जा सके कि आग कब तक जो है वो बुझाई जा सकेगी, क्योंकि यहाँ पर पेपर मौजूद होता है और पेपर को आग ज़्यादा लगती है। कुछ केमिकल भी यहाँ पर मौजूद हैं जो आग की बढ़ोतरी में इजाफा कर रहे हैं। रेस्क्यू के एहलकार यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू के मुताबिक रात के वक्त जब आग लगी है तो 2 एहलकार झुलस कर जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जबकि आग बुझाने का जो अमल है वो अभी भी जारी है। इस वक्त भी जो सुबह की शिफ्ट के जो लेबर है वो यहाँ पर पहुंची है, उनको भी अंदर लेकर जाया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक ये फैक्ट्री का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और एक साइड के ऊपर जो जगह है वहाँ पर ये आग लगी है। शेड है वहाँ जहाँ पर कागज़ मौजूद था और साथ कुछ केमिकल मौजूद था, जिसके बायस ये आग लगी है, जिसको जल्द जो है वो बुझाया जाएगा। जी करने के लिए शुक्रिया उसामा दुरानी। फिर से अब सियासत का रुख करते हैं। अगर हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को चैलेंज दे दिया। मुल्तान जलसे से खिताब में बोले, अगर इमरान खान समझते हैं अवाम उनके साथ हैं
तो नए इलेक्शन से डरते क्यों हैं? बिल्कुल, उनका मजीद ये कहना है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही पीटीआई की जो विकेटें हैं वो गिरनी शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी ने इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। इस वजीर आजम पे हमला होना है। वजीर आजम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा याद कर रहा था, हमें लेक्चर देने का कोशिश कर रहा था। हम इमरान को चैलेंज करते हैं, अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? बुज़दिल है आपका वज़ीर आज़म। अदम एतमाद भी आएगा और आने वाले इंतखाबात में आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। 100% यकीन है कि लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका, गुफ्तगू आप कर रहे हैं। काफ़ी अरसे से हम भी आपसे यही सवाल कर रहे हैं और आप लोग भी यही बता रहे हैं कि जी ऑपोजिशन बारहा इकट्ठे होने की कोशिश करती है, बड़े दावे किए जाते हैं, धमकियां दी जाती हैं। ये जो करण बिलावल ने कहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज अगर इलेक्शन होंगे, 1150 सीटों के ऊपर इलेक्शन होना है पाकिस्तान में। बिलावल भुट्टो और उनकी जो वालिद साहब हैं, उन्होंने जो पीपल्स पार्टी का हशर कर दिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 कैंडिडेट पुट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी की हैसियत नहीं रहेगी माशाल्लाह इनकी सियासत की वजह से कि वो कैंडिडेट से पुट कर सके। तो इसलिए इलेक्शन हो ना हो, बिलावल को क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें एक्चुअली इस वक्त कौमी इंतखाबात को एक तरफ रखें, वो कराची के मेयर का इलेक्शन लड़ें, क्योंकि पाकिस्तान में ये कोई हम बादशाहत में नहीं है कि वालिद के बाद जो है वसीयत हो गई और वो आ गए और उसके बाद आगे वो हो गए। तो ये सारी जो है एक प्रोसेस में आना चाहिए। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से ये 2 फैमिली सिस्टम से जान छुटी है। पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी इन फैमिलीज को इस वक्त वापस नहीं आने देंगे। हाँ, वो मेहनत करे, नीचे से ऊपर आए और एक प्रॉपर तरीके से आए, जो एक हक बनता है हर शहरी का। लेकिन ये कहना कि मैं आते ही वज़ीर आज़म ही बनूंगा और उसके ऊपर बैठ जाऊंगा, वो तो ज़ाहिर है स्ट्रगल के बगैर उस तरह तो नहीं होता। और ना ही सच्ची बात यह है कि बिलावल का कोई कैलिबर है बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसा, या कि उनके जो नाना थे उनके तो नहीं, वो तो अपने वालिद की सियासत कर रहे हैं। लिहाजा ये जो सारा इस वक्त मामला है ये सिर्फ मीडिया में रहने की एक कोशिश है। और ये सारे जो जोकर इकट्ठे हुए हैं अपोजिशन में, ये सिर्फ इस तरह की शोलियाँ छोड़ते रहते हैं कि जरा मीडिया में जिंदा रहे। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो खासी तनकीद भी की है, इस हवाले से बात भी की है। तो उनका ये कहना है कि एक मरीज़ है, उनको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा गया है। तो सर अब फिर क्या होगा, इनकी अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा? ये वापस आएंगे, ये वापस नहीं आएंगे? जो सारी सूरत हाल है उसमें सर अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसके हवाले से कुछ बताइए। ये जो आप चीजें सुन रही हैं, जी जी, ये इसीलिए है ना कि अकाउंटेबिलिटी हो रही है। अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो रही हो, एहतसाब ना हो रहा, तो ये सारे तो आराम सुकून से बैठेंगे। इनको सिर्फ तकलीफ ही ये है कि नवाज शरीफ सजा हो चुकी है, मरियम को सजा हो चुकी है, अब शहबाज शरीफ और ये जो टोला है ये सजा के करीब है। और अगर केस डे टू डे चले, जो हम रोज जुडिशरी को कहते हैं, और हम रोज ये भी कहते हैं कि मीडिया पे लाइव चलना चाहिए ताकि लोग देख सकें केस क्या है। मकसूद पटवारी के अकाउंट में 4 अरब रुपया कैसे आया, मसरूर हसन के अकाउंट में पैसे कैसे आए। अब सवाल ये है कि ये तो अब आप देखें ना, आप तीनों बैठे हुए हैं, आप तीनों के जो अकाउंट्स हैं उनमें आपको पता चले कि अचानक जो है वो 7-7 अरब रुपया आ गया है।
आपको जवाब देना पड़ेगा ना कि कैसे आ गया है। जी। ये तो नहीं हो सकता कि आपको कहें और ये लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहा है कि एक्चुअली तो वो मेरे बेटे ने किया था और मेरा बेटा बरतानिया में है तो मुझे नहीं पता। इससे ज्यादा मजाका खेज कोई आर्गुमेंट जो है वो आपने सुना है जिंदगी में। लिहाजा ये तो एक सारे ड्रामा है, लेकिन इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है और पाकिस्तान के लोगों को वापस मिलेगा। अच्छा फवाद साहब, आपके बहुत देरीना करीबी दोस्त और पीटीआई के एक बड़ा मजबूत सतून के हवाले से कल एक ऐसा फैसला आया कि वो सतून हिल गया, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, मेरा ख्याल है अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है इलेक्शन कमीशन के फैसले पे और कानूनी तौर के ऊपर भी फैसला दुरुस्त नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है एक पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनके ऊपर इस तरह के फैसले मज़ाक़ा खेज भी आ जाते हैं। लेकिन अब देखते हैं इसको। मुझे उम्मीद यही है कि कोई अदालत में ये सस्टेनेबल नहीं होगा, किसी भी अदालत में ये फैसला जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। अच्छा सर, कुछ मुलाकातों के हवाले से बात करते हैं। आपके जो एलाइज हैं उनकी काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं, MQM हो, काफ लीग हो, तो सर इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जलसों का ऐलान किया था और कहा था कि राब्ता मुहिम भी शुरू की जाएगी। जी सर। इत्तेहादी जो है वो अपने अपने मुफाद के मुताबिक ही लोग पॉलिटिक्स में फैसले करते हैं और इस वक्त इमरान खान को छोड़ना अपनी सियासत को सिफर करना होगा। लिहाजा कोई भी इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा वो जीरो हो जाएगा और इत्तेहादियों को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है। अब ये बात अलहदा है कि अपनी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स भी होती है। अब मसलन अगर आप देखें तो MKM के जो वफद हैं उनमें उनका कोई MNA MPA शामिल नहीं होता, नॉन MNA MPA शामिल होते हैं। तो हर पार्टी के अंदर एक अपनी पॉलिटिक्स है, वो भी हो रही होती है। वैसे फवाद साहब, ये जो आपने बात की है कि MQM में जो है वो नॉन MNA शामिल होते हैं, ये तो आप यू नो इट बेटर एज अ पॉलिटिकल पर्सन कि MQM के फैसले जो MNA MPAs नहीं करते, बल्कि जो उनकी जो अलग जो मामलात होते हैं वहाँ से होते हैं। तो आगे चल के फवाद साहब, डू यू थिंक कि एलाइज जो है वो आप उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे? अभी इतना रूठे नहीं है। परसों जो बयान आया वो ये आया कि जी हाँ जी, हम मानते हैं कि महंगाई है और इस पर हमें अपनी तरफ जो है वो देखना पड़ेगा। तो डू यू थिंक कि ये मामला बड़ा हो सकता है आगे चल के, या फिर ये सिर्फ चाय की प्याली में तूफान खड़ा हो रहा है? बात यह है कि अभी कोई हालात नहीं है चाय की प्याली में तूफान के। बात की प्रेडिक्शनें तो बात की होती हैं, जब आएंगे देखेंगे। फिलहाल हुकूमत जो है वो बड़ी मुस्तहकम है, बड़ी मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 6 महीनों में आपको ये अपोजिशन एक बार फिर जो है वो बिखरती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। इस जुमले आप हमेशा हमसे गुफ्तगू करते हैं और आप तो हमसे करते ही हैं गुफ्तगू। हमजा शहबाज भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी आपको वो दिखाते हैं। कमेटी के सवालात का कौम को जवाब दे दें, अगर वो भी नहीं दे सकते तो ये बता दें कि नवाज शरीफ के दौर में जो अपना ये करप्शन इंडेक्स है वो 124 से 117 पे आया, यानी बेहतर हुआ करप्शन इंडेक्स। आज इन 4 सालों में करप्शन इंडेक्स जो है वो 16 पॉइंट्स गिर गया। तो क्या एहतसाब का नारा लगाने वालों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क तो कर दिया, मईशत का धड़न तख्ता तो कर दिया, गरीब को भूखा मार दिया, लेकिन करप्शन जो है वो 16 डिजिट्स उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान के नाम को इन्होंने रुस्वा किया। तो न्याजी साहब, मुझे आपसे दरख्वास्त करनी है पाकिस्तानी कौम के तवस्सुत से कि तोशा खाने का हिसाब दो। स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग जो टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए उसका हिसाब दो, और करप्शन इंडेक्स जो 16 डिजिट्स ऊपर चला गया है उसका हिसाब दो। कोई हिसाब नहीं देते। कल भी रो रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे और वही पुराने राग अलाप रहे थे। मैं 4 सालों से कह रहा हूँ कि न्याजी साहब, आपके झूठों से इस कौम का पेट नहीं भरता, आपके झूठों से किसान को खाद नहीं मिलती, आपके झूठों से अवाम को चीनी नहीं मिलती, आपके झूठों से अवाम को गंदम नहीं मिलती। अभी ये जो शर्मनाक
IMF की शराइत मानी गई हैं, एक एटमी कुव्वत को जंजीरों में गुलामी की जकड़ कर IMF के सामने फेंक दिया गया है। न्याजी साहब, आपको इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा, तलाशी देनी पड़ेगी। बनी गाला से उतरो और कौम के आगे पेश हो जाओ, वरना कौम तुम्हारी पेशी करेगी और तुम्हारा मुहासबा करेगी। और फिक्र ना करो पाकिस्तानी कौम, अब मेरी कोई औकात नहीं है। ये अब अल्लाह की पकड़ में आया है, क्योंकि इसने अल्लाह की मखलूक से झूठ बोले, 50 लाख घरों का झूठ बोला, 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला। और आज मैं फिर से ये कहूँगा कि दहशतगर्दी इस मुल्क में दोबारा से सर उठा रही है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक को दहशतगर्दी से महफूज बनाए। जिस दहशतगर्दी को हमने ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद, हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज ने, रेंजर्स ने मिलकर, सियासी जमातों ने मिलकर कराची की रौनकों को बहाल किया, आज फिर दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे संगीन हालात, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो खारजा पॉलिसी के हैं, दाखिली खलफशार के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, कभी नहीं हुए। तो इमरान न्याजी साहब, आपको अब कौम को हिसाब देना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है कि इस शख्स को आईनी तरीके से हटाना ये कौमी फ़र्ज बन चुका है। और पाकिस्तानी अवाम तमाम सियासी जमातों की तरफ देख रही है, क्यों आज उनकी बस हो गई है। आज इस नियाजी हुकूमत ने अवाम के बच्चों से दूध तक छीन लिया है। बुखार की दवाइयाँ आज ब्लैक हो रही हैं। हमजा शहबाज गुफ्तगू कर रहे हैं और हुकूमत को हदफ़े तनकीद बना रहे हैं। तो नया दिन में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं। जब वापस आएंगे तो ढेर सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारे मुल्क में टैलेंट है और बेतहाशा है। हाँ, अगर वसाइल नहीं तो क्या हुआ, लेकिन ये टैलेंट इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल ही लेता है। कोयटा की नौजवान बॉक्सर ओमान में यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। मलाइका जाहिद इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए सख्त ट्रेनिंग और जान तोड़ मेहनत कर रही हैं बासलाहियत खिलाड़ी से। आपको बताते हैं इनके बारे में, तो नूरुल आफरीन की रिपोर्ट देखिए, फिर इनसे बात भी करते हैं। बलोचिस्तान की बेटी, कोयटा का फखर मलाइका जाहिद, जिसने अपने कैरियर में मिनी ओलंपिक्स गेम्स और दीगर सूबाई और कौमी मुकाबलों में 16 गोल्ड मेडल समेत बहुत से एजाज अपने नाम किए, अब नौजवान बॉक्सर पहली बार 27 फरवरी को बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करेगी। कहती है कि वो सल्तनत ओमान में यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपने हरीफ खिलाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले और शिकस्त देकर फतह का ताज अपने सर पर सजाने के लिए बेताब है। टफ ट्रेनिंग कर रही हूँ, पहले से ज़्यादा टफ कर दिया। मैं सुबह में भी 2.5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हूँ और शाम में भी 2.5 घंटे ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो अभी मैंने अभी तक नेशनल लेवल पे खेला है। अभी फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल मैच है, यूथ चैम्पियनशिप होने वाली है, उसके लिए मैं तैयारी में हूँ और आई होप मैं वहाँ से जीत के आऊँगी। मलाइका जाहिद कहती हैं उनके वालिद रेलवे पुलिस में मुलाजिम हैं, जो इवेंट के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इंटरनेशनल यूथ चैंपियनशिप में शिरकत करना उनका ख्वाब था। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की ममनून हो, जिसने उन्हें स्पॉन्सरशिप देकर उनके ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। चैंपियनशिप खेलने के लिए मुझे स्पॉन्सर की ज़रूरत थी। मुझे IGFC ने स्पॉन्सर किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उन्होंने मुझे यकीन दिलानी क्या है कि हम आइंदा भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। और इसके साथ साथ मेरे बाबा की और मेरे कोचेज़ की बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है, तो इंशाल्लाह मैं उनकी मेहनत रायगा नहीं जाने दूँगी। नौजवान बॉक्सर के कोच उस्ताद गुलाम नबी भी सख्त ट्रेनिंग करा रहे हैं।
उनका कहना है कि मलाइका जाहिद मेहनती और ज़हीन खिलाड़ी है। उम्मीद है चैंपियनशिप में बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों का डट कर मुकाबला करेगी। टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम भी उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। बाकी पूरे कौम से रिक्वेस्ट है कि वो मलाइका के लिए दुआ करें ताकि वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। रुस्तान की बेटी पाकिस्तान प्रोफेशनल टाइटल बेल्ट और नेशनल यूथ अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी है। कोयटा की नौजवान बॉक्सर पुरअज़्म है कि वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इस बार कौमी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगी। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। तो मलाइका जाहिद ने हमें कोयटा स्टूडियोज में ज्वाइन किया, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं समा चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, यहाँ पर बुलाया। और मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। अच्छा मलाइका, ये बताइए, अभी हम आपके पैकेज भी देख रहे थे, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी जब मैं 9 इयर्स की थी तो मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की। स्टार्टिंग में मैं बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करती थी, तो गर्ल्स बिल्कुल बलूचिस्तान में नहीं थी, मैं फ़र्स्ट फीमेल बॉक्सर थी। तो मैंने बॉयज़ के साथ ही फ़ाइट्स वगैरह खेली और विन की। और उसके साथ साथ फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम कराची में खेला, वहाँ पर मेरी गर्ल्स से फ़ाइट हुई थी। वहाँ पर मैंने 3 फाइट्स खेली थी और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में गोल्ड मेडल हासिल किए, तीनों में कामयाबी हासिल की थी और बेस्ट बॉक्सर भी हुई थी। इसके साथ साथ अभी तक मैंने जितनी भी फ़ाइट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम में कामयाबी हासिल की है। अच्छा मलाइका, मैं ये देख रहा हूँ कि यकीनन आपके पास मेडल्स, आपके पास कप्स भी बहुत सारे हैं, आपके फादर भी आपको ट्रेन और प्रैक्टिस करा रहे हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा देखने वालों को ये बताएं कि कितने घंटे आप रोज़ाना ट्रेनिंग करती हैं, क्या डाइट रखती हैं और कितना थक जाती हैं? मैं मैक्सिमम दिन में 2 हॉर्स मॉर्निंग में ट्रेनिंग करती हूँ एंड 2 to 3 हॉर्स इवनिंग में ट्रेनिंग करती हूँ। और थकती तो बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मुझे और जज्बा होता है कि मैं और ट्रेनिंग करूँ ताकि वहाँ पर जितनी मैं ट्रेनिंग अच्छी करूँगी वहाँ पर मेरे लिए फ़ाइट ईजी होगी। और उसके साथ साथ मैं अपनी डाइट में ऐसी स्पेशल डाइट तो कोई नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल डाइट होती है घर में जो बनता है वो खाती हूँ। बॉयल एग्स, बॉयल बीन्स एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जूसेस पी लेती हूँ। बस स्पेशल डाइट मेरी कोई नहीं है। स्पेशल डाइट कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप इतना वर्क हार्ड करिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अच्छा मलाइका, ये बताइए कि यूजुअली लड़कियां जो हैं इस स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आती हैं, तो आपको कैसे ख्याल आया कि आप ये स्पोर्ट्स कर सकती हैं और इस स्पोर्ट्स को न सिर्फ कर सकती हैं बल्कि अपने आप को प्रूव भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, ये बॉक्सिंग ऐसी फील्ड है कि लड़कियां बहुत घबराती हैं इस फील्ड में आने से। तो मैं फ़र्स्ट फीमेल बॉक्सर हूँ बलूचिस्तान में जो इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि इस फील्ड में ये आपका सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी अच्छा है और अगर आप इसमें मेहनत करें तो आप अपना नाम भी बना सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे बहुत मोटिवेट मिला कि मैं फ़र्स्ट गर्ल हूँ, अगर मैं मेहनत करूँगी, ट्रेनिंग करूँगी और अपना नाम बनाऊँगी तो मुझे देख के और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो मुझे देखेंगी और आगे बढ़ेंगी और उनको भी ये जोश होगा कि वो भी आगे बढ़ें और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। ऐसे में आपसे सवाल करने जा रहा था कि आपकी मोटिवेशन कौन है, लेकिन ये आपने तो जवाब इसका दे दिया कि आप खुद अपनी मोटिवेशन है, आप खुद दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहूँगा मुझे बताएं कि किसको देखती हैं आजकल के ज़माने में, किस बॉक्सर को देखती हैं? ऑब्वियसली सबका फेवरेट तो मोहम्मद अली ही है, लेकिन उसके अलावा भी कौन कौन से फेवरेट्स हैं आपके? मेरे फेवरेट मोहम्मद अली भी हैं और पाकिस्तान बॉक्सर मोहम्मद वसीम, उस्मान वज़ीर, आमिर ख़ान और इनके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो ट्रिपल जी हैं, मैनी पैक्यूं हैं। इनकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि जैसे ये लोग खेलते हैं, अपना नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन किए, ऐसे मैं भी इनकी तरह टफ़ ट्रेनिंग करूँ और आने वाले वक्तों में मैं भी इनकी तरह जीतूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। इंशाल्लाह बिल्कुल आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। अच्छा मलाइका, ये जो स्पोर्ट्स है आपकी डेफिनेटली आपको शौक था, आप इंस्पायर थी, मगर समहाउ जब आप कोई काम करने जा रहे होते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं या घर वाले हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा भी इस बात का काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुकी हैं कि जब वो टेनिस खेलती थी लोग उनको कहते थे कि तुम बहुत काली हो जाओगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो ये स्पोर्ट्स खेलनी है। तो ज़रा ये बताइए कि आपके फ्रेंड्स ने आपको नहीं कहा कि अरे तुम बॉक्सिंग करोगी, कहीं नोज़ पे लग गया तो, कहीं फेस कुछ डैमेज हो गया तो, कुछ ऐसे रिएक्शंस थे?
जी, जब मैंने स्टार्ट की तो जो मेरी फ्रेंड्स थी तो वो मुझसे पूछती थी इतनी टफ गेम में कैसे कर लोगी, आपको बहुत सारी चोटें लग सकती हैं, तो मुंह टूट सकता है आपका, लेकिन अगर आप पढ़ाई में आगे आओगी तो ये बेहतर है आप। और मैंने कहा, मैं उनकी बातें ये सुनती थी, लेकिन मैं उनको ये मोटिवेट करती थी कि मैं अगर आगे आऊँगी तो ये और भी लड़कियां आगे आएंगी मुझे देख के, और मुझे इस फील्ड में डर नहीं लगता क्योंकि बॉक्सिंग मेरी लाइफ है। मुझे शुरू से बाबा ने बहुत मोटिवेट किया इसके लिए, और मुझे फैमिली से भी शुरू में सपोर्ट नहीं था, परमिशन नहीं थी बॉक्सिंग खेलने के लिए, लेकिन जो मैंने मेहनत करती रही और मेडल्स लेती रही, जीतती रही, तो अब मुझे घर वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत खुश होते हैं जब मैं जीत के आती हूँ और मुझे नेक्स्ट के लिए बहुत हौसला भी देते हैं। मैं इससे पहले कि आपसे ये पूछूं कि आपका जो मुकाबला होने जा रहा है उसकी क्या तैयारियां हैं और उसकी क्या डिटेल्स हैं, मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सुबह में 2 घंटे, शाम में 3 घंटे प्रैक्टिस करती हैं, इस सब के बीच में स्टडीज़ के लिए कब टाइम निकालती हैं, क्या पढ़ रही हैं इस वक्त? मैं अभी 10th क्लास में हूँ, इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर दूंगी, तो मैं उसके लिए भी दोपहर में खाने के बाद पढ़ती हूँ। तो मैं स्टडी को भी अपने साथ साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि जितनी स्पोर्ट्स ज़रूरी है उतनी स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक टाइम ऐसा आता है कि आपको स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ता है, लेकिन स्टडी आपके साथ लाइफ टाइम रहती है, क्योंकि स्टडी की वजह से हम किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं। तो मैं अपनी स्टडी को भी साथ साथ लेके चलती हूँ। स्टडीज़ को भी साथ साथ लेकर चलती हैं, वाकई आप बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, ये बताएं, अभी जो आपका नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है ओमान में, उसकी क्या तैयारियाँ हैं, वो कब है और उसके लिए कितना वर्कआउट किया जा रहा है? वो इंशाल्लाह मैं यहाँ से 26 फरवरी को चली जाऊँगी। वहाँ पर जो मेरे ओमान में मुकाबले होने, तो उनके लिए मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और मेरे कोचेस ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मैं खुद भी मेहनत कर रही हूँ, इसके साथ साथ आवाम की दुआएं भी मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जब मैं वहाँ पर खेलूँगी तो इंशाल्लाह वहाँ से पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर मेडल लाऊंगी। मलाइका, आखिर में सिर्फ ये बता दें, व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्रॉस पंच या फिर स्ट्रेट पंच? मैं फाइट में जब मैं खेल रही होती हूँ तो वो फाइट की जो सिचुएशन होती है उसको देख के फिर अटैक करती हूँ। वैसे तो मेरे बहुत से फेवरेट पंचेस हैं, लेकिन बॉडी शॉट मेरा ज़्यादा फेवरेट पंच है, तो मैं उसको यूजुअली फाइट में यूज़ करती हूँ। क्या बात है। और हम दुआ करते हैं कि ना सिर्फ बॉडी शॉट बल्कि क्रॉस पंचेस और स्ट्रेट पंचेस आप सारे लगाएं, और जितने भी लगाएं वो ठीक ठीक निशाने पे लगे, और निशाना आपका होना चाहिए वो मेडल जो कि ओमान में आपका इंतज़ार करे। थैंक यू सो मच मलाइका। तो आपने देखा टैलेंट है हमारे यहाँ, और उस टैलेंट को हमें सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं 3.5 साल पहले 8 साला मोहम्मद उमर के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से अपने बाजुओं से महरूम हो गए थे। मोहम्मद उमर के दोनों बाजू के इलेक्ट्रिक के हाई वोल्टेज तारों ने जला दिए, लेकिन उसका दिल पर जोर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया जला रही है। मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह करने के बाद उसे किस तरह अजियत दी जा रही है, हमारे साथ स्टूडियोज में मोहम्मद उमर अपनी फैमिली के साथ होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं मुदस्सिर नज़ीर की। कराची का मोहम्मद उमर वालिदैन की आंखों का तारा, मगर गुज़िश्ता 3 साल से मोहम्मद उमर एक अलमिया की तस्वीर है और एक इदारे की मुसलसल बेहिसी की अलामत है। तीन साल पहले मोहम्मद उमर भी एहसनाबाद की गलियों में क्रिकेट और फुटबॉल खेला करता था। मगर 21 अगस्त 2018 एक हादसे ने मोहम्मद उमर और उसके वालिदैन की जिंदगी को हिला कर रख दिया। मैं इस वक्त एहसनाबाद की उस गली में मौजूद हूँ जहाँ के इलेक्ट्रिक की 11,000 केवीए की वायर ईद उल अजहा के तीसरे रोज मोहम्मद उमर पर आ गिरी। मोहम्मद उमर ने बिजली की तार को हाथों से हटाने की कोशिश तो की, मगर चंद लम्हों में इस नन्हे बच्चे के दोनों बाजू जलकर राख हो गए। क्रिकेट के शौकीन मोहम्मद उमर के वो बाजू जिस्म से अलहदा कर दिए गए जिनसे वो बल्ले को थामता था, और अब वो सिर्फ हसरत से दोस्तों को खेलता देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता।
जब के इलेक्ट्रिक ने गफलत साबित होने पर सिंध हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि के इलेक्ट्रिक 24 साल की उम्र तक मोहम्मद उमर के मसनूई बाजुओं के अखराजात उठाएगा, मगर के इलेक्ट्रिक ने इस वादे की वादा खिलाफी करते हुए 3.5 साल गुजार दिए हैं। अब तो मोहम्मद उमर ने अपनी मां से बाजुओं का सवाल करना भी तर्क कर दिया है, जिसने सिंध हाई कोर्ट के फैसले से उम्मीदें बांधी थीं और अपने बेबाजू जिगर के टुकड़े को भी तसल्लियां कराई थीं। मैंने एक दफ़ा अपनी मम्मा से सवाल किया था कि ये जो मेरे बाजू हैं क्या ये वापस आएंगे, तो वो उस दिन रो पड़ी थी। उसके बाद मैंने आज तक उनसे सवाल नहीं किया, लेकिन आज मैं के इलेक्ट्रिक से सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस बाजुओं का उन्होंने मुझसे वादा किया था वो उन्होंने अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। मुझे बहुत तरक्की करनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करूँ। मोहम्मद उमर के वालिद मोहम्मद आरिफ के 3.5 साल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर तक जूतियां चटखाने में गुजर गए हैं, मगर इन्हें अदालती हुक्म के बावजूद मुसलसल के इलेक्ट्रिक के ताखीरी हरबों का सामना करना पड़ा है। मेरे बच्चे के हवाले से उनकी तरफ से डिलाइंग टैक्टिक्स जो हो रही हैं उसमें वो चाह रहे हैं कि बच्चे के हाथ ना लगे, जो मुझे फील आ रही है। और अपने बेटे की जिंदगी में आसानी लाने के लिए के इलेक्ट्रिक की हर मुमकिन शर्त पूरी कर चुके हैं, मगर के इलेक्ट्रिक हर बार कोई न कोई नई और नामुमकिन शर्त आयद कर देता है और वो अपने बेटे के पास नामुराद लौट जाते हैं। बायोनिक्स ने वालिदैन के सामने उमर के लिए मसनूई हाथ के इस्तेमाल का एहतमाम भी किया, जिसको इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद उमर भी हैरान रह गया। जैसे मैं सोचता हूँ ये हाथ वैसे ही काम करता है। जब मैं सोचता हूँ कि ये हाथ नीचे हो तो जब मैं सोचता हूँ कि ये मुट्ठी बनाए तो ये मुट्ठी बनाता है, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि ये नीचे हो जाए ऊपर हो जाए तो ये वैसे ही काम करता है। बस दुआ है कि ये हाथ मेरे जल्द से जल्द लग जाए। वालिदा ने जब उमर के मसनूई हाथ को काम करते देखा तो फरते जज्बात पर काबू न रख सकी। तो बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई ये उमर चला रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ये खुद चला रहे हैं। अब ये खुद से कम ये खुद से खाना तो खा पाएंगे, पानी पी लेंगे, पानी के लिए तंग करते हैं बहुत, पानी पी लेंगे, कुछ स्पून से पकड़ के खा लेंगे। जब इनकी ट्रेनिंग होगी लिख सकेंगे। साइकिलिंग करने बहुत शौक़ है, ये क्रिकेट का बहुत शौक़ है। और ये अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मम्मा मैं क्रिकेट खेल पाऊँगा। शायद अब इनका ये ख्वाब पूरा हो जाए। कराची से खरबों रुपए कमाने वाला के इलेक्ट्रिक चंद लाख रुपए बचाने के लिए मुसलसल मोहम्मद उमर को बाजुओं से महरूम रखे हुए है। 3 साल ज़ाया होने के बाद ये इदारा मोहम्मद उमर के मसनूई बाजुओं का 1/4 खर्च बचा चुका है। कई माह की टाल मटोल के बाद के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान अवैस मुंशी ने जो मौक़िफ़ दिया वो मोहम्मद उमर और उसके वालिदैन के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है, जिसमें मसनूई बाजू लगाने के अमली इक़दाम के बजाय वही वादा फ़रदा दिया जो मोहम्मद उमर के वालिदैन को 3.5 साल से सुनाया जा रहा है। बहुत खुशी है ये बताते हुए कि जो प्रोस्थेटिक कंपनी है पाकिस्तान में, जिसकी निशानदही उमर की फैमिली ने ही हमें करके दी, उनके साथ भी के इलेक्ट्रिक बहुत एडवांस स्टेजेस में है अपनी गुफ्तगू में, और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उमर को इलाज जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक है वो फौरी तौर पर मिल सकेगा। मोहम्मद उमर का मामला के इलेक्ट्रिक की बेहिसी का वाहिद केस नहीं है। इदारे की गफलत की वजह से आज़ाद से महरूम होने वाले शहरियों के साथ के इलेक्ट्रिक के मुलाजमिन का भी कोई अजाला नहीं किया जाता है। कैमरामैन फैसल आगाई और मजर सदीकी के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। जब इसी मामले पे के इलेक्ट्रिक का अब एक ताज़ा मौक़िफ़ सामने आया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी कहते हैं कि मोहम्मद उमर के मसनूई बाजू लगने में ताख़ीर की जिम्मेदार वो प्रोस्थेटिक कंपनी है जो के इलेक्ट्रिक की शराइत पूरी नहीं कर रही है। पहले सुन लेते हैं, फिर इस सारे मामले पे फिर बात करेंगे। इदारे ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो उमर को मसनूई बाजू लगा कर देंगे। हमारे पास अब तक उनकी तरफ से कोई मेडिकल एक्रेडिटेशन या इस तरह का तिबी मुआयने की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कुछ वक्त ज़रूर दरकार हुआ है।
लेकिन इससे ये तासुर बयान करना या पेश करना कि के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है या किसी किस्म के पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सरासर गलत है। साढ़े 3 साल बाद हमें ये पता चल रहा है कि कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं जो नहीं दिए जा रहे या फिर लिए नहीं जा रहे, और उसके बाद 3.5 साल बाद ये बताया जाता है कि क्योंकि ये चंद वजूहात हैं, इस वजह से हम ये चीज़ आगे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए ये पुरानी डेवलपमेंट और इस नई डेवलपमेंट पे अब हम बात करते हैं। हमने तमाम तर मेहमानों को मदऊ किया है यहाँ पे। अनस नियाज, सबसे पहले तो CEO बायोनिक्स, बहुत शुक्रिया अनस आपका, और ये जो ताज़ा मौक़िफ़ है इस पर हम ऑब्वियसली आपसे बात करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ साहब और उनकी बेगम भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं उमर, सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हो जी, खैरियत से हो जी। तुमसे तो यार मैं आज बड़ी मज़े की बातें करूँगा, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है ना, ये बहुत सारे ऐसे लोग के जो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, ये मुस्कुराहट उनका जवाब है। लेकिन उससे पहले अनस ये मुझे बताएं कि ये जो अब एक नई चीज़ आई है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? कई तो सीधा कह रहे हैं कि जी वी आर ऑल रेडी, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई डिले है? थैंक यू सो मच, और आई एम वेरी सरप्राइज टू नो कि जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया गया है एंड आफ्टर 3 years, और जिसमें तकरीबन 6 से ज़ायद कोटेशंस एक्सपायर हो चुकी हैं, जिसमें 20-20, 25-25 दिन का टाइम, बल्कि इवन एक महीने की कोटेशंस एक्सपायर हो चुकी हैं, और उसके अंदर ये कहना कि कुछ सर्टिफिकेट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए गए। इवन जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स जो पूरे इस प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है पाकिस्तान में, जो पेशावर में मौजूद है, उन तक के MOUs उनसे शेयर किए हुए हैं कि लाइक वी आर एबल टू मेक दिस टेक्नोलॉजी, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। तकरीबन कोई 8 से 10 दफ़ा उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसके साथ साथ मतलब कि उनका जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था वेंडर रजिस्ट्रेशन का, वो हम पूरा मुकम्मल कर चुके हैं। और उसके बाद ये कहना तो जी वो आप लोग कानूनी चीज़ें पूरी नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी कानूनी चीज़ें जो पूरी नहीं हो रही भाई? ये तो मेरे ख्याल से वो ही बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि शायद इस प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री में वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं। अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें हैं आप देखें, हमने तो जब उन्होंने ये कहा कि ये हो ही नहीं सकता, तो हमने एक डेमोस्ट्रेशन भी करके दिखा दी। लाइक आप एक वीडियो एविडेंस देखें, आप ये देखें कि एक चीज़ हो रही है, इतने सारे लोग आपके पास सेट एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आप ये देखें कि आपको कंसर्न फॉर्म मिल चुका है पेरेंट्स की तरफ से, तो उसके अलावा क्या रह जाती है ऐसी बात जिसकी वजह से ताख़ीर? अच्छा अनस, कौन सी ऐसी शराइत है, क्या चीज़ ऐसी मांग रहे हैं वो जो आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, और उनका मौक़िफ़ ये कि आप लोग ही जो है ये सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे? देखें, हमारी तरफ से अगर हम जो भी इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसके अंदर भी इनकी ईमेल मौजूद है कि आप एज अ रजिस्टर्ड वेंडर ऑफ केई हो चुके हैं, एंड इट्स बिन मोर देन 2 months नाउ। और 2 months के बाद भी यही मौक़िफ़ाना, यानी कि उस फॉर्म के अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, लाइक एवरी लीगल थिंग दैट रिक्वायर्ड्स इज़ प्रेजेंट देयर, उसके अलावा वो फॉर्म सबमिट ही नहीं हो सकता। तो वो फॉर्म सबमिट करने का मतलब यही है कि वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रिक्वायरमेंट्स। यानी आपने कि जिन्होंने उमर को प्रोस्थेटिक आर्म लगाना है, जी आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर ले तो लाल यानी कि डिले की टैक्टिक्स वहीं से आ रही हैं? जी बिल्कुल। देखें, अब उमर का जो केस है, इसको 24 साल तक इसको प्रोस्थेटिक्स लगने हैं, सही है। सो इट्स लाइक चेंजिंग प्रोसेस, बिकॉज ग्रो होता है जिस तरह से शूज़ हमारा चेंज होता है। तो अब जितनी डिले होगा उतना इसका एक टाइम बाय किया जाएगा और वो पैसे बचाए जाएंगे। तो इसमें ये एलिमेंट ऐड करना, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी है, सो दे आर ऑलवेज वेलकम। वो आए हमारे ऑफिस आए और बोलें देन अभी अभी आप जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम बैठे हमें करके दें। सो रादर देन वेस्टिंग 3 years ऑफ हिम, दे कैन एक्चुअली प्रोसेस दिस थिंग्स इन अ क्विकर वे। यही चीज़ है। हमने अपने प्लेटफॉर्म से ये भी दिखाया कि के इलेक्ट्रिक जो है उसका नया मौक़िफ़ क्या है, और उसका जवाब भी लिया जो CEO हैं बायोनिक्स के, और उनका साफ यही कहना है कि हमने अपने तय तमाम तर चीज़ें पूरी कर दी हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ अब आरिफ साहब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि चलें कागजात पूरे नहीं हो रहे, उसमें आप महीना लगा लें और महीने के बाद फिर कागजात आ जाते हैं आपके, आप शनाख्ती कार्ड भी बनवाने जाएँ, आपको कहते हैं कि जी आप वापस आएँ, 2 दिन में आप आ जाते हैं।
ये वाला मामला इतना इंटेंस है, इतना ज़्यादा ये नाजुक है, तो 3-3.5 साल तक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही हैं। देखिए एक तो ये होता है कि अगर क्योंकि मेरा ईमेल पे रब्ता ज़्यादातर रहा है तो मेरे पास हर एविडेंस मौजूद है। एक ईमेल में वो कोई एक चीज़ मांगते हैं और वो रिक्वायरमेंट में किसी तरह, क्योंकि मुझे तो हाथ लगवाने तो मैं किसी भी तरह पूरा करवा देता हूँ। हालांकि मैं इनसे शर्मिंदा 2-3 बार रहा हूँ। इनसे मैंने एक्सक्यूज़ किया कि शायद अब आप बेजार हो जाएंगे, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट्स के इलेक्ट्रिक की तरफ से मांगी गई। मैं ये सोचता रहा, ये एज अ वेंडर कहेंगे मैं क्यों पढ़ूँ इस चक्कर में, आपका और के इलेक्ट्रिक का मामला है भाई, आप मुझे पैसे डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक से लेके दे दें। तो मैं खुद शर्मिंदा होता था। तो वो एक ईमेल में एक चीज़ मांगते हैं, जब वो पूरी हो जाती है तो अगली ईमेल फिर आ जाती है कि आपने ये चीज़ और देनी है। तो इस तरह मतलब रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही, मतलब उनके जो है वो 3-4 रिक्वायरमेंट्स एक ईमेल में मांगी जाती है। अगली ईमेल में बताया जाता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो 3 मंथ लेगा फॉर अप्रूवल, और उसमें ये डॉक्यूमेंट्स मज़ीद रिक्वायर्ड होंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं ये पूरा नहीं कर सकता, आप कोई और चीज़ बता, तो आप फिर उसके बाद ईमेल दे देते हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी और आप ये बताएं कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, यस और नो लिख के दे दें। इस तरह मुझे ऐसा लगता है कि थ्रेटनिंग बिल्कुल बार बार ईमेल पे ईमेल भेजना और बार बार इस तरह से रिक्वायरमेंट्स का बढ़ाना। तो अदालत का फैसला भी इस पर आ चुका है, उसके बावजूद भी जो ये मसला है वो हल नहीं हो पा रहा है। तो इस पर हमें ज्वाइन किया है लॉयर है फ़ारूक उस्मान। अच्छा फ़ारूक उस्मान, इस हवाले से आप भी ये सब सारी सूरत हाल सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कॉमेंट करेंगे, क्योंकि अब तो अदालत का फैसला भी आ गया। देखें, अदालत ने इसमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन दिया है। उन्होंने क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं केई को कि आप ये चीज़ें इनकी कंप्लाइंस करें। अब अगर केई इसकी कंप्लाइंस नहीं कर रही तो ये सरीहन केई के पार्ट पे तौहीन अदालत है, जो जिसकी कार्रवाई हो सकती है के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, और इसके लिए अप्रोच करना चाहिए मुतलका सिंध हाई कोर्ट को, ताकि इनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सके। अच्छा फ़ारूक साहब, अब एक नई चीज़ भी सामने आ रही है ना, क्योंकि आप इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमारा काम यह है कि हम दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सामने रखें। कई का ये कहना है कि जी ये जो जिस कंपनी ने इनको बाजू लगाना है वो हमारे साथ आम अल्फाज में कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो हमें चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो अब ऐसे में फिर क्या कर रहे हैं? देखिए, इस सिस्टम में तो अनस साहब ने भी शायद आपको बताया कि उन्होंने तमाम कंप्लाइंस पूरी कर दी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब उसकी कंप्लाइंस कर दी। अब इसके बाद ये तो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो बादी नज़र में जो नज़र आ रहा है ये केई के पार्ट पे कि वो डिले कर रहे हैं इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकें, क्योंकि वो एक टाइम स्पैन है उसमें ऑर्डर में कि 24 साल तक ये फैसिलिटी देनी है। वो जितना टाइम निकलता जाएगा उतने उनके पैसे बचते जाएंगे, उसमें से वो सिर्फ वो अपने पैसे बचा रहे हैं, उन्हें दूसरों के जज्बात से, एहसासात से, दूसरों की तकलीफ से मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें को वास्ता है। अच्छा फ़ारूक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अनस साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोड्यूसर साहब से कि ये जो केई का मौक़िफ़ है इसको एक बार फिर चलाएं मेरी रिक्वेस्ट पे, ताकि कोई तशनगी ना रह जाए और हम वो जो मेडिकल इस्तिलाह है ना, वो जो इस्तिलाह है उसको हम दोबारा सुना सकें। वो जो रीज़न आ रहा है वो रीज़न क्या है वो आप ज़रा सुने, फिर इस पर हम दोबारा बात करेंगे। जिस इदारे ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो स्नोई बाजू लगा कर देंगे, हमारे पास अब तक उनकी तरफ से कोई मेडिकल एक्रेडिटेशन या इस तरह का तिबी मुआयने की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं मौसूल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कुछ वक्त ज़रूर दरकार हुआ है। लेकिन इससे ये तासुर बयान करना या पेश करना कि के इलेक्ट्रिक अपनी ज़िम्मेदारी से मुकर रहा है या किसी किस्म के पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, वो सरासर गलत है। बहुत क्लियर अल्फाज में तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। 3 साल तक तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट नहीं दी आप लोगों ने। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा हुआ आपने दोबारा से चलाया और इसको और डिटेल में हम इस पर बात कर सकेंगे। तिब्बी मुआयने की जहाँ तक बात है कि आप लोगों के अपने पैकेज में एक वीडियो मौजूद है जिसमें उमर माशाल्लाह से अपने प्रोस्थेटिक आर्म्स यूज़ कर रहा है, वो चीज़ वहाँ पर रिजॉल्व हो जाती है। जहाँ तक बात रही कि मेडिकल अथेंटिकेशन और उससे उसके चेकअप के जो रिपोर्ट्स, वो कंसर्न फॉर्म आरिफ भाई का ऑलरेडी उनके पास जमा है फ्रॉम लाइक पास्ट 6 मंथ्स से भी ज़्यादा शायद अरसा हो गया उस चीज़ को भी। सो ये दोनों चीज़ें अगर हम देखते हैं तो वो दोनों चीज़ें सबमिट हुई हुई हैं। इसके बाद कुछ मतलब कि रह नहीं जाता ना कि इस प्रोसेस को इनिशिएट ना किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा इनको कितने अरसे तक और कितने आर्म्स लगने, बिकॉज ऑब्वियसली माशाल्लाह ग्रो करेंगे, अल्लाह मियां ने ज़िंदगी दे, तो ग्रो करेंगे, आर्म साइज़ डिफरेंट होता जाएगा,
3.5 साल पहले वाला आर्म साइज मेरे ख्याल से अब तो नहीं लगना। बिल्कुल तो एक तो एपिसोड आपका खत्म हो गया, अब मजीद इनको कितने साल तक कितने आर्म्स लगने, कॉस्ट क्या आएगी ये बताइए। सो बेसिकली अगर हम उमर के केस में देखते हैं तो इसके अप्रॉक्सीमेटली कोई 3 to 4 केसेस बनते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन हिज ग्रोथ, क्योंकि हर किसी की जो साइजेस है वो डिफरेंट होते हैं। प्लस जो बच्चे होते हैं वी डोंट वांट देम कि वो एक चीज़ लेके और उसको इस्तेमाल ही ना करें ना, वी वांट देम टू यूज़ इट जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। उन्होंने खेलना भी है, उसमें चीज़ें ख़राब भी करेंगे, होंगी चीज़ें, एंड दैट विल कीप ऑन रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग, राइट। सो अगर हम इसको देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि 3 साल बाद चेंजिंग होती है, तो एक जो आर्म है इट्स लाइक ऑलमोस्ट $42,000 की जो है ना वो कॉस्ट आ रही होती है। और स्टिल इसमें एक चीज़ जी एक आर्म की, और अगर इसमें एक और चीज़ आप देखें कि यही चीज़ प्रोसेस अगर ग्लोबली हो रहा होता तो उसकी कॉस्ट $100,000 से स्टार्ट होती है, विदाउट एनी ट्रैवल, विदाउट एनीथिंग। सो इट्स स्टिल ये जो कॉस्ट है वो 10 टाइम्स कम है। वारंटी उसकी 1 साल होती है, यहाँ 3 साल मिल रही है। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि कभी भी ये बच्चा क्योंकि कराची में मौजूद है, कभी भी आके इसको इम्प्रूव करवा सकता है, उसमें एडिशंस करवा सकता है। सो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखते हैं तो यही टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होने के फ़ायदे हैं जो उठाए जा सकते हैं। ठीक है, फ़ायदे तो हम जब उठाए ना जब आगे से कोई रिस्पांस आए, लेकिन रिस्पांस तो ये आता है कि जी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में जो वालदा होती हैं उनका डेफिनेटली किरदार बहुत अहम होता है। तो अभी मैं देख रही थी जब आप आई थी, मुझे भी आपको देख के रोना आ रहा था, और उमर को देख के मैं हैरान हो रही थी कि उमर जिस तरह मुस्कुरा रहे थे, और जिस तरह मैं उमर से कह रही थी कि आपने ऐसे ही मुस्कुराते रहना है और हिम्मत रखनी है। तो ये बताइए कि आप उमर को कैसे मोटिवेट करती हैं और इनको एनर्जाइज रखने के लिए आप क्या कहती हैं, क्या किरदार है आपका? उमर तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि मेरा बहुत वाला बेटा है, और ना मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल वो हो जाता है इनको देखकर, लेकिन ये मुझे हिम्मत देते हैं कि मम्मा ऐसा मत सोचा करें, आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। ये मुझे समझाते हैं उल्टा, और आप रोया मत करें, क्योंकि जब मैं रोती हूँ ना तो बस नहीं, आप बिल्कुल नहीं रोएं, क्योंकि आपको मजबूत रहना है। आप मजबूत रहेंगी तो इनको हिम्मत मिलेगी, इनको ताकत मिलेगी, आपको मजबूत रहना है। और जिस तरह उमर से मैं बात करती हूँ, उमर देखिए मम्मा जो है वो आपकी रो रही हैं, तो जब ऐसे रोती हैं तो फिर आप इनको क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ मम्मा अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, रोए मत, लग जाएंगे मसनूयात लग जाएंगे, मैं उससे खाना खा लूँगा, बहुत सी चीज़ें कर लूँगा, तो आप रोए मत। रोए मत। देखिए वो कह रहे हैं ना कि हील बी ओके, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो फ्यूचर में क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या बनना है? मैं साइंटिस्ट, पापा तो कहते हैं साइंटिस्ट आप इंजीनियर बन जाओ, लेकिन कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी साइंस भी अच्छी है तो मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ। इंशाल्लाह आप साइंटिस्ट ज़रूर बनेंगे। अच्छा, आप जिस तरह से इनको मोटिवेट करती हैं, आप जिस तरह से इनको हिम्मत देती हैं, और जब आप अपनी मामा से बात करते हैं तो क्या आप लोगों का क्या बात होती है, आप लोग आपस में क्या बातें करते हैं कि भाई अब ये करना है, ये करना है, कुछ ऐसे बताएं। ऐसी तो कोई बात नहीं होती, बस जो घर की बातें होती हैं बस वही होती हैं। हाथ के पसंद की चीज़ें बना के खिलाती हैं, जो कहते हैं मान लेती हैं? जी बस कभी कभी मान लेती हैं, कभी कभी डांट देती हैं। चले डांट डपट का तो देखिए सिलसिला चलता रहता है ना, क्योंकि बात ये है कि खुशनसीब है वो लोग जिनकी जो माँ बाप जो हैं वो होते हैं। और हम तो आज भी ये कहते हैं कि वो जो चप्पल है ना वो उसी तरह हमें इसी तरह पड़ती रहे। वालदा गुस्सा करती हैं, लेकिन वो जो वालदा की जो डांट डपट और वो जो ख़ास तौर पे आती है ना चप्पल एक दूर से, तो वो बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे उस पर थोड़ा सा इनाए होते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो फिर वो उसको याद भी बहुत करते हैं। लेकिन सारी सिचुएशन ऐसी है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दोनों फरीकैन का ये सामने आपके मौक़िफ़ रखें, ताकि कोई तशनगी ना रह जाए, ये मसला हल हो। इस मसले का सलूशन अब जो है वो ज़िम्मेदारी है हमारी। फ़ारूक उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब देखें केई का मौक़िफ़ भी आ गया, उन्होंने अपने पार्ट से कहा कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही। हमने जो प्रोसेसिंग कंपनी है उसका भी मौक़िफ़ सामने रख दिया है। नाउ बजाय इस चीज़ में पढ़ने के कि हम इसके कंटेम्प्ट में जाएं, कोई दरमियानी रास्ता ऐसा निकल सकता है? क्योंकि अगर आप बेहतर इसको समझते हैं कि अगर इस तरीके की कोई चीज़ में जाएंगे मज़ीद डिले होगा। जी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। वो कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली। ये जो ऑर्डर अगर आप पढ़ें ना, मौजूद हाई कोर्ट ने जो पास किया है,
ये इसमें इन्होंने खुद जा कर के ऑफ़र किया है। जब इन्होंने ऑफ़र किया उससे पहले यकीनन इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स का, उसकी मेडिकल पोजीशन का और तमाम जो प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं उनका एस्टिमेशन ले करके उसका सारी स्टडी करके उसके बाद इन्होंने कोर्ट में जा कर के एग्री किया होगा कि जनाब हम ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। जब आपने एक कमिट कर लिया कोर्ट में जाके, फिर मेडिकल रिपोर्ट्स का सवाल कहाँ से आ गया आज 3.5 साल बाद। अब देखें, ये दरमियानी रास्ता तो यही के इलेक्ट्रिक से गुजारिश ही की जा सकती है जनाब कि आप जो आपने कमिटमेंट की है कोर्ट में उसको पूरा करें, अदरवाइज़ फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ही रास्ता बचता है, वहाँ जाएं। और फिर क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ये ऑर्डर हुआ कोर्ट का, उससे पहले के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स जेल में थे। सही, वो जेल से बाहर आ गए ये ऑर्डर करवा करके, उन्होंने उसका बेनिफिट ले लिया। अब डिप्राइव कौन हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? इस बच्चे का। 3 साल हो गए वो सफ़र कर रहा है, उनके तो लोग बाहर आ गए, उनका इदारा चल रहा है, वो लोग अपने जो इस सब के बीच में जिसका नुकसान हो रहा है वो इस बच्चे का, इसके मुस्तकबिल का हो रहा है। और आज हमने यही कोशिश की कि हम इस मामले को सबके सामने रखें, दोनों मौक़िफ़ सामने रखें, और सिर्फ सामने न रखें बल्कि एक दूसरे, ये पार्टी से एक दूसरे की बात सुने, इस मसले का हल निकालें ताकि ये जो मुस्तकबिल है ये रोशन हो सके और उमर जो है वो साइंटिस्ट बन सके। थैंक यू सो मच। अनस हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत शुक्रिया, और उमर यार बेस्ट ऑफ लक टू यू। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद, हमें उम्मीद भी है कि मसला जल्द ही हल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो नया दिन में हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। वैसे स्मार्ट दौर है तो फोटोग्राफी हो रही है स्मार्टफोन से, और आपको जो है वो अब मोबाइल ऐसे आ रहे हैं कि यू डोंट नीड टू कैरी लॉट ऑफ हैवी इक्विपमेंट्स। तो कैमरे में आप ये मनाजिर महफूज कर लेते हैं अपने, और फिर आप जनाब अली तारीफ़ होती है। लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो सिर्फ शौक़ नहीं है बल्कि बाकायदा एक प्रोफेशन है। और कहना तो नहीं चाहिए बट पहले ये काम सिर्फ हमारी जो मेल जेंडर है उस तक महदूद था। अभी शादी हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, या फिर कोई और इवेंट हो, जो मर्द फोटोग्राफर जो थे वो ही क्लिक करते रहते थे। बट नाउ ख़ातीन, और जब मैं ये नाव कह रहा हूँ तो ये नाव कहते हुए भी 10 साल से ज़्यादा गर्सा बीत चुका है। जो ख़ातीन फ़ोटोग्राफ़र्स हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो ऐसी एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोटोग्राफ़र जो कि मुझे भी पता चला है कि बाय प्रोफेशन फ़ोटोग्राफ़र एंड बाय पैशन ट्रैवलर है, हमारे साथ मौजूद है। तो ज़ैनब नासिर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो तशरीफ़ लाई। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या कुछ किया और क्या कुछ अवार्ड्स अपने नाम कर रखे, ये भी बताएं। आई स्टार्टेड बेसिकली एज अ राइटर। मुझे राइटिंग का बहुत शौक था, पर आई रियलाइज कि सिर्फ राइटिंग में वो बात नहीं है और ना उसके साथ लाइक विजुअल्स होने चाहिए। देन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी। ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक था, तो फिर प्रोफेशन पैशन मिक्स करके आई लाइक मेड अ करियर आउट ऑफ इट। आई डिसाइडेड टू बी अ ट्रैवल फोटोग्राफर। मुझे कल्चर का बहुत शौक है। लोग जैसे गाँव जाके आपको कल्चर नए नए मिलते हैं, राइट? तो उन लोगों से मिलना, एंड आई थिंक एज अ फीमेल ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लोग आपको वेलकम करते हैं घरों में, लोग वेलकम करते हैं बिल्कुल। तो आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है जो शायद मेल फोटोग्राफर्स नहीं एक्सप्लोर कर पाते। खास तौर पे जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, जहाँ पे खाना बदोश किसी कैंप में, टेंट में रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप एज अ मेल एक्सेस इतनी नहीं हो पाती है। बट जब वो फीमेल को देखते हैं तो वो, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, वो ना सिर्फ आपको वेलकम करते हैं, नाश्ता वगैरह सब ला के फैसिलिटेट भी कर रहे हो। बहुत ज़्यादा और बहुत मज़ा आता है कि नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा ज़ैनब, जैसे आपने बताया ना, तो समहाउ ऐसे मुझे भी लगता था कि भाई मैं भी इन जगहों को एक्सप्लोर करूं, जाऊं, लेकिन ऑब्वियसली ये हिम्मत पैशन की बात होती है कि अगर आपका पैशन है तो ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बताइए कि कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो मैं लिख रही हूँ, ये जो मैं सोच रही हूँ, अब मुझे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है, नाउ दिस इज टाइम टू क्लिक। तो ये कब ये क्लिक का आइडिया आया जहन में? आई थिंक आई वाज 14-15 एंड देन माय डैड वाज काइंड इनफ कि उन्होंने लाइक मैं जैसे कॉलेज मैंने ज्वाइन किया तो ही गॉट मी अ कैमरा। तो बस वो एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ और यूनिवर्सिटी में फिर आई परस्यूड फिल्म, तो फिर वो ऑफिशियल ही हो गया, वो करियर हो गया। तो दैट मेड माई लाइफ ईजियर। फिर आई प्रॉपरली लर्नड इट। और एक दफ़ा जब आप चीज़ें शायद सीखना शुरू करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उसके बारे में। फिर आप लोग गाइड भी बहुत करते हैं, करियर पाथ समझ आने लगते हैं। तो यार अच्छा, ये आपने बड़ी डिफरेंट बात की, क्योंकि हमारे माशरे में इस तरह नहीं होता। हमारे यहाँ सेट पैटर्न है और वो सेट पैटर्न जेंडर्स के साथ है। मेल तो डॉक्टर, मेल तो इंजीनियर, फीमेल तो डॉक्टर, और उसमें फिर थोड़ी मज़ीद फीमेल तो टीचर, और मेल है तो मज़ीद कोई काम कर लेगा। बट नाउ ये जो एक टाबू है ये ब्रेक होता जा रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपका जो अब आगे का प्लान है वो क्या है, क्या करना चाहती हैं? ख़ास तौर पे
फोटोग्राफी के हवाले से जो लोग देख रहे हैं, जो इसको अपना पैशन से निकाल के प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, उनको आप कैसे गाइड करेंगी? उनका देखिए, आजकल तो यूट्यूब का दौर है, यू कैन लर्न एनीथिंग ऑनलाइन, ये बेस्ट चीज़ होती है। और कैमरा की इन्वेस्टमेंट ना इतनी ज़्यादा रही नहीं है, तो अगर आपको प्रोफेशनली स्टेप भी करना है 1-1.5 लाख में, यू कैन एक्चुअली लाइक गेट स्टार्टेड। छोटे मोटे आप इक्विपमेंट ले लें। तो हम किस एज के लोगों को गाइड कर रहे हैं अभी, बहुत यंगस्टर्स को या थोड़े लाइक मिड करियर प्रोफेशनल्स? एक बच्चा जो एंटर करके अब देख रहा है दुनिया की तरफ कि मैं क्या बनूं। वेरी कूल। तो आपको बस एक फ्लैश गन चाहिए, कैमरा चाहिए, एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। अभी सबके फादर इतने अच्छे थोड़ी होते हैं कि वो सबको ले दें, फ्लैश गन दे दें, कैमरा दे दें, स्टार्टेड एंड गोइंग टू डू अ ट्रैवल। मतलब कि ये आपको बात माननी पड़ेगी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव थोड़ा सा तो है, मामला है। डेफिनेटली। तो कैसे शुरू किया जाए? लाइक जब मैंने शुरू किया तो आई हैड दिस, ठीक है, और इसके साथ गिम्बल आ गया एंड दिस एंड ऑल दैट, तो उसके साथ शुरू हो गया। फिर जितना आप गुड़ डालें चाहे उतनी मीठी, लोगों के पास ड्रोन्स भी हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो स्टार्ट ऑफ पॉइंट अगर कोई बच्चा बच्ची कर रही है तो अपने जहन में वो क्या रखे कि इतना अमाउंट मैं रखूँ तो फिर मैं एक अच्छी चीज़ कर सकूँ। आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट मेंशन किया। आईफोन भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फोटोग्राफी करता है। यू कुड लाइक गेट एन आईफोन 5 और 6। चले जी, ज़ैनब स्मार्ट तरीके भी बताइए। कमर्शियल्स वगैरह भी होते हैं। आई थिंक 30-35 के का आपको सेकंड हैंड आईफोन मिल जाना चाहिए, एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड। एक बड़ा मजे का बिजनेस मॉडल है दैट आई आल्सो फॉलो। आपको अगर ना स्टोरीज आइडेंटिफाई करनी आ जाए, सो यू कुड बी ट्रैवलिंग एंड मेकिंग कंटेंट, तो आप वीडियोस बहुत आराम से आईफोन वाली बना सकते हैं। वो बिल्कुल DSLR की टक्कर की होती है। और वो जो है ज़ैनब, जो ट्रैवलिंग वाला जो एलिमेंट है वो भी थोड़ा सा लोगों के लिए, मतलब हर कोई तो नहीं इसको आसानी से कर सकता ना, तो उसका भी कुछ है, कोई ऐसा कुछ आइडिया? अपीलिंग तो होता है लोगों के लिए। देखिए, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड तब तो आई हैड नो सपोर्ट, आई वाज फंडिंग इट माई सेल्फ, और मैं कंटेंट राइटिंग किया करती थी तब अपनी ट्रिप्स सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब आई गेट लाइक सपोर्टेड बाय ब्रांड्स, फ्री टिकट्स होते हैं। वो तो आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, आप बार्टर कर लेते हैं। आप उन्हें कंटेंट दे देते हैं, वो आपको टिकट दे देते हैं, दोनों खुश होते हैं। तो दैट्स हाउ आई डू इट नाउ। बहुत अच्छे आइडियाज आ रहे हैं ज़ैनब के पास। अच्छा ज़ैनब, जितना आपका ये पैशन है और जिस तरह से आप इस बारे में बात करिए, तो ऑब्वियसली पूछना तो नहीं चाहिए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा है, लग रहा है वो तो, लेकिन फिर भी बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और हर बंदे का हर्डल्स कहाँ पर आई, और हर इंसान का कुछ ना कुछ कोई एक ऐसा काम होता है, एक ऐसी क्लिक होती है इस फील्ड के अंदर जो कहते हैं यार दैट वाज ऑसम क्लिक, ये जो क्लिक मैंने की है ये मुझे हमेशा याद रहेगी, या ये जो मुझे सारा सिनेरियो मिला, ये जो सीन मिला मुझे, ये बहुत अच्छा था। व्हाट वाज दैट पॉइंट? मुझे लैंग्वेज बैरियर्स का लाइक बहुत मजे का सीन मिलता है। जब आप जैसे सिंध में अंदर जाते जाते हैं, सिंधी खत्म हो जाती है और मारवाड़ी शुरू हो जाती है, लैंग्वेजेस बदलती हैं, लोगों से आप इशारों पे आ जाते हैं। लाइक दैट्स हाउ यू कम्युनिकेट। ऐसी पंजाब में होते हैं, अंदर जाते जाते आप इशारों पे आ जाते हैं। इसमें तो फिर थोड़ी सी आ जाते हैं ना, थोड़े उर्दू आगे पीछे मामला, ऊपर जब जाते तो फिर तो मामला बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो एक दफ़ा आई टुक परमिशन एक अंकल से, वो खेत में काम कर रहे थे अपनी बेगम के साथ तस्वीर खींचने के लिए। अंकल ने मुझे परमिशन दे दी, आई गॉट अ पिक्चर, और आंटी इतना ऑफेंड हुई, वो चप्पल लेके मेरे पीछे भाग गई, मैंने चप्पल मारी मुझे, एंड फिर अंकल ने आके मुझे बचाया कि परमिशन ली थी इसने, एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, डेंजरस काम भी है, डेंजरस। बट जब तक डेंजर नहीं तब तक क्या फिर तो कोई मज़ा नहीं है ना। तो इसी डेंजर और इसी एडवेंचर को करते करते आप नेशनल से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जा चुकी हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि आपकी वो नुमाइश भी हुई है और वो कहाँ हुई, कैसा रिस्पॉन्स रहा और किस चीज़ की थी? मेरी कुछ जो कल्चरल फोटोग्राफी थी ना, थर्ड में आई डिड अ स्मॉल प्रोजेक्ट, तो दोज आर द पिक्चर्स दैट गॉट फीचर्ड लंदन में, एंड रॉसल एक आई थिंक क्लब है, रॉयल ओवरसीज क्लब, तो वहाँ पे आई एग्जिबिटेड। और वो क्या थे, पोर्ट्रेट्स थे या फिर? पोर्ट्रेट्स थे एंड लाइक थोड़े से क्लोजअप्स थे। लाइक दे वांटेड टू नो मोर अबाउट पाकिस्तानी एग्जॉटिक कल्चर, स्टिल स्टैंडिंग टाइप का, 700-900 साल पुराना टाइप का हो, तो दैट्स व्हाट गॉट। मतलब ये है कि आपने वहाँ के मंदिर और वहाँ के पुराने ये सारी चीजें, बिल्कुल ये सारी चीजें, तो मैंने थोड़ा डॉक्यूमेंट सा किया था। अच्छा ये बताइए अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल तो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए फोटोग्राफी करना है, but that's really great। चलो आप फोटोग्राफी करेंगी, आप फोटोग्राफी करेंगी, मैं वीडियोग्राफी करूँगा, हमारे इकट्ठे मिलते जुलते मामलात हैं, ठीक है। बट अब ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एग्जीबिशंस होती हैं इनके बारे में बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, तो कैसे होता है ये? आपको अप्रोच किया जाता है या आप अपनी चीज़ें भेजते हैं? किस तरीके से ये मुमकिन हो पाता है? जब ओपनिंग्स आती है ना एग्जीबिशन की, तो यू हैव टू कीप एन आई, तो आप हैशटैग्स सर्च जो एक्टिवली कर रहे होते हैं ना, एंड देन योर फ्रेंड्स ऑलरेडी नो आपका काम किस टाइप का है,
तो वो आपको टैग कर देते हैं या आप एक्टिवली सर्च करें, दैट्स दी ओनली वे। अगर आपको ओपनिंग ही पता नहीं चलेगी तो आप भेजेंगे कैसे एंट्री, राइट? तो आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है। व्हाट आई डू इज कि मैं महीने में एक दफ़ा सारी चेक कर लेती हूँ और जो मेरे अपने काम की होती है ना बुक मार्क कर लेती हूँ। ओके, आखिर में ऑब्वियसली कह सकते हैं इसको क्लीशे, बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है हमारे माशरे में सवाल, और वो ये कि कुछ मेरी अपनी भी कलीग्स हैं जो कि शादी में फोटोग्राफी करती हैं, लोग किस नज़र से देखते हैं? डू दे रिस्पेक्ट इक्वली जिस तरह वो मेल्स को करते हैं? बिकॉज जब मेरी उनसे बात होती है वो तो कहते हैं कि यार वो हमें पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि बाय कर लिया है उन्होंने हमें, या एक तो ये वाले मामलात होते हैं और दूसरे ये होते हैं कि हाय ये घर से निकल के क्या कर रही है। मैं चाहूँगा इस पे ज़रा हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करें। देखिए, वेडिंग फोटोग्राफर्स के साथ तो बहुत मिसट्रीटमेंट होती है, एंड वो तो हमने खुद भी होते हुए देखी है कि लोग बहुत अजीब सी बातें करते हैं और कैमरामैन कह रहे होते हैं नॉवल के मतलब फीमेल जेंडर तो काउंट ही नहीं होता। ये भी फोटोग्राफर हैं, ये कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं? इनको क्या पता कौन सा एंगल लेना? ऐसी बातें हो रही होती हैं। अगर फीमेल फोटोग्राफर हटने को भी किसी को कह देती है रास्ते से तो ऑफेंड हो जाते हैं। ये तो आई हैव सीन माय सेल्फ। तो फिर अभी जो अपकमिंग फोटोग्राफर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? बस आपको एडवेंचरस होना चाहिए और एक हफ्ते घर से बाहर रहने की आदत डालें। थैंक यू सो मच ज़ैनब, इट वाज वंडरफुल। और मैं ब्रेक के बाद आपसे अपनी पिक्चर शेयर करता हूँ कि मैं कैसा फोटोग्राफर हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि टैलेंट जो है वो जेंडर के जो है डिपेंड नहीं करता। टैलेंट मेल में भी उतना होता है, फीमेल में भी उतना होता है, और हमारे पाकिस्तान में तो इतना टैलेंट है। लाइक आज के शो में हमने आपको एक बॉक्सर फीमेल से लेके एक वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर तक से मिलवा दिया, जिसका मतलब यह है कि हमें अपने जो वो वाइड लेंस होता है ना, वाइड एंगल लेंस, अपनी सोच को भी उसी तरीके से वाइड करने की ज़रूरत है। तो कल के शो में भी आपको डिफरेंट लोगों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। कल का शो देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही देखते रहिए, फॉलो करते रहिए नया दिन।